आज क्लास 10th एनसीईआरटी बेस्ड क्रियाकलाप के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। क्रियाकलाप नंबर 6.4। उद्देश्य क्या है? श्वसन क्रिया में CO2 का निर्माण होता है। क्रिया विधि: एक परख नली में ताज़ा तैयार किया हुआ चूने का पानी लेते हैं। एक कांच की नली की सहायता से इस चूने के पानी में मुंह से निकली निःश्वसन प्रवाहित करते हैं। चूने के पानी को दूधिया होने में लगे समय को नोट कर लीजिए। अब दूसरी परख नली में भी चूने के पानी की उतनी मात्रा लेकर रबर ट्यूब व एयर पंप यानी पिचकारी की सहायता से उसमें हवा प्रवाहित करते हैं। इस पानी को दूधिया होने में समय को भी नोट कीजिए। देखिए, दो परख नलियाँ हैं, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया मैंने। तो इसमें जो है, इसमें भी चूने का पानी है, इसमें भी चूने का पानी है। रबर की नली इसमें भी लगी है, रबर की नली इसमें भी लगी है। ए वाले परख नली को मुख के द्वारा फूंकते हैं, जबकि बी वाले परख नली को एक पिचकारी के द्वारा वायु को अंदर प्रवाहित करते हैं। तो अब देखते हैं प्रेक्षण करके। प्रेक्षण करने पे क्या पता चलेगा कि जो ए वाला परख नली था उसमें जो चूने का पानी था वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाता है, दूधिया रंग का हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुख के द्वारा फूंकने पर मुख में जो CO2 होती है वो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। जबकि बी वाले परख नली में जब पिचकारी के द्वारा वायु को अंदर प्रवाहित करते हैं तो ये तो पता होगा कि वायुमंडल में O2 की मात्रा भी पाई जाती है, जिससे इस चूने के पानी को दूधिया होने में क्या लगता है, समय अधिक लगता है। निष्कर्ष क्या निकला? चूने का पानी केवल कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर दूधिया होता है। चूने का पानी केवल कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर दूधिया होता है। कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो सफ़ेद रंग का लवण है। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि निःश्वसन में निकली वायु में पर्याप्त मात्रा में CO2 पाई जाती है, जबकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम होती है, अतः चूने का पानी बहुत देर के बाद वह बहुत कम दूधिया होता है। अब देखते हैं क्रियाकलाप नंबर 6.5। उद्देश्य क्या है? प्रदर्शित करना है कि एल्कोहलिक किण्वन में CO2 मुक्त होती है। क्रिया विधि: एक परख नली में लगभग 3 मिली या 3 ml फलों का रस लेकर उसमें कुछ ईस्ट पाउडर मिला देते हैं। फलों के इस रस के ऊपर एक बूंद तेल डाल देते हैं। तेल डालने से फलों का रस वायु के सीधे संपर्क में नहीं रहता है। इस परख नली में एक छेद वाली कॉर्क फिट कर उसमें 2 जगह मुड़ी कांच की निकासी नली लगा देते हैं। निकास नली का इस परख नली में स्थित सिरा विलयन से ऊपर ही रखते हैं। निकास नली का दूसरा सिरा चूने के पानी से भरी परख नली में डुबा देते हैं। इसका फिगर यहाँ पर है। ये देखिए, 2 परख नलियाँ हैं। ये देखिए, एक परख नली में फलों का रस और ईस्ट को मिला देते हैं। देखिए, 2 प्रकार की परख नलियाँ हैं। एक में फलों का रस और ईस्ट को डाल देते हैं और इसके ऊपर थोड़ा तेल की बूंद को डाल देते हैं। क्यों? जिससे सीधे वायु के संपर्क में ना रहे। और दूसरे वाले परख नली में केवल चूने का पानी रखते हैं। अब इन दोनों परख नलियों को क्या करते हैं, एक मुड़ी हुई कांच की नली से जोड़ देते हैं। अब देखिए, प्रेक्षण करेंगे तो क्या देखेंगे? कुछ समय बाद फलों के रस वाली परख नली का जो मिश्रण होता है वो कैसा हो जाता है, झाग युक्त हो जाता है। इससे गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं, जो निकासी नली के द्वारा चूने के पानी तक पहुंचकर उसे दूधिया कर देते हैं। कार को हटाकर इस मिश्रण को सूंघते हैं तो इसमें अल्कोहल की गंध आती है।
मेरे कहने का मतलब ये जो फलों का रस है और ईस्ट है, ये पता होगा कि ये किण्वन की क्रिया को करते हैं, जिससे क्या होता है, CO2 रिलीज़ होता है, जो इस नली से होता हुआ चूने के पानी में पहुंच जाता है, और चूने के पानी को ये CO2 क्या करता है, दूधिया कर देता है। अब निष्कर्ष क्या निकला, ईस्ट में अवायवीय शोषण होता है, ईस्ट में अवायवीय शोषण होता है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूरा होता है। इस अवायवीय शोषण के कारण ही क्या होता है, CO2 गैस निकलती है, और जिससे क्या होता है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। जब इस नली को हटाकर सूंघते हैं तो इसमें एल्कोहल की गंध आती है। ठीक है। अगला है क्रियाकलाप नंबर 6.6। अगला क्रियाकलाप है 6.6, उद्देश्य। जलसाला की मछली में गिल्स से होने वाले शोषण का अध्ययन करना, मतलब मछलियों के बारे में इसमें अध्ययन करना है। क्रिया विधि, एक जलसाला में मछली का अवलोकन कीजिए कि वे अपना मुंह खोलती व बंद करती हैं, साथ ही आँखों के पीछे क्लोम छिद्र के खुलने व बंद होते रहते हैं, या आँखों के पीछे क्लोम छिद्र के खुलते व बंद होते रहते हैं। क्या मुंह और क्लोम छिद्र के खुलने और बंद होने के समय में किसी प्रकार का समन्वय है? अगला पॉइंट है, गिनती करो कि मछली 1 मिनट में कितनी बार मुंह खोलती व बंद करती। इसकी तुलना आप अपनी श्वसन को 1 मिनट में अंदर और बाहर करने से कीजिए। अब देखिए, अब इस क्रियाकलाप में अब हम करते हैं प्रेक्षण। मछली लगातार नियमित रूप से अपना मुख खोलकर जल ग्रहण करती है। यह जल गिल से बाहर निकलता रहता। प्रत्येक बार मुख खोलने पर जल शरीर में प्रवेश करता है तथा हर बार अपर कुलम के छिद्र से बाहर निकलता है। मनुष्य में श्वसन दर 12 से 18 प्रति मिनट होती है, जबकि मछलियों में 45 से 50 प्रति मिनट पाई जाती है। निष्कर्ष क्या निकला, चूँकि जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से कम होती है, अतः पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने हेतु मछलियों में श्वसन दर अधिक होती है। इसमें कहने का मतलब ये है कि जिसे हम लोग स्थल पर पाए जा रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, जिससे सांस लेने में उतनी कठिनाई नहीं होती, इसलिए श्वसन दर हम लोगों का कम होता है। जबकि जल में, मछलियाँ जल में पाई जाती हैं, जिससे जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और इन्हें श्वसन की क्रिया करने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती, इसलिए इनकी श्वसन दर अधिक होती है। अब देखते हैं क्रियाकलाप नंबर 6.7। अपने आसपास के एक स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण कीजिए और ज्ञात कीजिए कि मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर क्या है। क्या यह बच्चे और वयस्क के लिए समान है? क्या पुरुष और महिलाओं के हीमोग्लोबिन स्तर में कोई अंतर है? अपने आसपास के एक पशु चिकित्सा क्लिनिक का भ्रमण कीजिए और ज्ञात कीजिए कि पशुओं जैसे भैंस या गाय में हीमोग्लोबिन की मात्रा सामान्य परिसर क्या है। अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ दिया, क्या यह मात्रा बछड़ों में नर तथा मादा जंतुओं में समान है? नर तथा मादा मानव में जंतुओं में दिखाई देने वाले अंतर की तुलना कीजिए। यदि कोई अंतर है तो उसे कैसे समझाओगे? सबका आंसर नीचे है। देखिए, पुरुष में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा 14 से 18 ग्राम प्रति 100 ml रुधिर है। महिलाओं में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml रुधिर है। बच्चों में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा 11 से 13 ग्राम प्रति 100 ml रुधिर है, जबकि गाय में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा 10 से 15 ग्राम प्रति 100 ml रुधिर है। भैंस में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा 12.5 से 14.5 ग्राम प्रति 100 ml रुधिर है। अब देखिए, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, क्या यह बच्चे और वयस्क के लिए समान है? नहीं। देखिए, बच्चे में 11 से 13 ग्राम प्रति 100 ml, जबकि वयस्क में 14 से 18
प्रति 100 ml है। क्या पुरुष और महिलाओं के हीमोग्लोबिन स्तर में कोई अंतर है? हाँ, देखिए महिलाओं का और पुरुष का हीमोग्लोबिन स्तर दिया है। अपने आसपास के एक पशु चिकित्सा क्लिनिक का भ्रमण कीजिए और ज्ञात कीजिए पशुओं जैसे गाय भैंस में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या सामान्य परिसर के हैं? हाँ, दोनों में नहीं। गाय में देखिए 10 से 15 ग्राम प्रति 100 ml है, जबकि भैंसों में 12.5 से 14.5 ग्राम प्रति 100 ml है। बाकी ज्ञात की हाँ, अब यह क्या मात्रा बछड़ों में और नर मादा जंतुओं में समान है? नीचे आप देख सकते हैं। नर तथा मादा मानव में जंतुओं में दिखाई देने वाले अंतर की तुलना कीजिए। यदि कोई अंतर है तो उसे कैसे समझाओगे, ये पूरा आप लिख सकते हैं।